नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशनल एंड टेक्निकल तनय हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेने वाले हैं कक्षा 7वीं हिंदी का चैप्टर नंबर 18, संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया धनराज। तो हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। अब देखिए, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले। आपने धनराज पिल्ले का नाम सुना ही होगा, जो एक सुप्रसिद्ध हॉकी प्लेयर है और वो बहुत जो है इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। हॉकी इस खेल में धनराज पिल्ले बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब वो 35 वर्ष के हो गए, तब उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। अब साक्षात्कार मतलब क्या? साक्षात्कार में बातचीत की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसा ही साक्षात्कार विनीता पांडे ने जो है धनराज पिल्ले का लिया था। तो यह साक्षात्कार इस पाठ में हम पढ़ेंगे और समझ लेंगे। तो देखिए, विनीता। अब विनीता पूछती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियां से लेकर मुंबई के हरिनंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, विनीता जो है वो धनराज पिल्ले जी से पूछती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियां से लेकर मुंबई हीरानंदनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका जो सफ़र है बहुत लंबा रहा है और बहुत कष्ट साध्य था। मतलब उसमें आपको बहुत सारे संकट झेलने पड़े। तो उस सफ़र के बारे में आप कुछ बताइए। तो इस पर धनराज पिल्ले क्या बोलते हैं? धनराज: बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी इसका शौक हुआ। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नहीं तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब देखिए, उस सफ़र के बारे में विनीता पांडे ने धनराज जी से जब पूछा, तो धनराज जी बोले कि मेरा बचपन जो है वो बहुत मुश्किलों से भरा रहा। मैं बहुत गरीब था और मेरे दोनों जो भाई है, मेरे दोनों बड़े भाई जो है वो हॉकी खेलते थे और मुझे भी उस हॉकी का क्या हो गया, शौक हो गया। मतलब उन्हें भी वो हॉकी पसंद आने लगी। मतलब हॉकी जो खेल है धनराज पिल्ले जी को भी पसंद आने लगी। तब हॉकी के लिए क्या लगता है? स्टिक लगती है, हॉकी स्टिक। लेकिन धनराज पिल्ले जी इतने गरीब थे कि उनकी हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं थी। तो वो क्या करते थे, अपने जो मित्र है उनसे हॉकी स्टिक उधार मांग कर काम चलाते थे। लेकिन उन्हें बहुत धीरज रखना पड़ता था, क्योंकि उन्हें तभी मिलती थी जब उनका खेलना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके कोई चीज़ बहुत मन पसंदीदा है और अगर आपको उस चीज़ में धीरज रखनी पड़े, तो वो कितना मुश्किल काम है, ये आपको पता होगा। तो देखिए, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा और दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने एक खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा ज़रूर आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप
के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब देखिए क्या हुआ। जूनियर हॉकी सन 1985 में जो धनराज पिल्ले जी ने क्या खेला था, हॉकी का खेल खेला था। तब वे सिर्फ 16 साल के थे। धनराज पिल्ले जो है ये बच्चे जैसे दिखते थे, छोटे से उनका छोटा सा चेहरा था। तब भी इनका उनका इतना दबदबा था, वो इतने अच्छे खेलते थे। वो बहुत जुझारू थे, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। वो बहुत जो है अपने काम को सीरियसली करते हैं। तो 1986 में जब उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया तो वो बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चले गए। और चले जाने के बाद उनके बड़े भाई रमेश और उन्होंने जो है बहुत मुंबई में लीग बहुत बेहतरीन लीग मारी और बहुत अच्छा खेल जो उन्होंने खेला, बहुत धूम मचाई। और उन्हें क्या लगा कि मुझे 1988 में नेशनल कैंप के लिए बुलावा आएगा, लेकिन वह नहीं आया। 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। उन्हें बड़ी मायूसी हुई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्हें फिर ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया। अब इसके बाद विनीता क्या पूछती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? अब विनीता उनसे पूछती है कि आपका विद्यार्थी जीवन मतलब जब आप विद्यार्थी थे, एक स्टूडेंट थे, तो आपका जीवन कैसा रहा? मतलब आपको विद्यार्थी जब आप स्टूडेंट थे तो आप मतलब आपके साथ क्या क्या हुआ? आप पढ़ाई के लिए कैसे थे? आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता था? ऐसा विनीता ने जब धनराज पिल्ले को पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। देखिए अब आप जान सकते हैं कि धनराज क्या कहते हैं इसमें, कि मैं पढ़ाई में जो हूँ बहुत फिसड्डी था मतलब मुझे पढ़ाई में क्या था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मैं उसमें क्या था, थोड़ा सा कमज़ोर था। कुछ भी करके वो 10वीं तक पहुँच गए, लेकिन 10वीं के बाद मामला बहुत जो है वो कठिन हो गया। अगर वो हॉकी में नहीं जाते तो शायद वो आज चपरासी होते। उन्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हॉकी ने ही उनका जीवन सुधारा है। आज भले ही उन्हें मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स नया कहे, तभी वो गर्व से बता सकते हैं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। देखिए अब इसके बाद विनीता ने उनसे क्या पूछा, आप इतने तनुक मिजाज क्यों है? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज ने इस पर उत्तर क्या दिया, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कर डालता हूँ, और बात को कोई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों को बहुत
मैं बहुत उनकी कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब देखिए, जब विनीता ने पूछा कि आप इतने तनुक मिजाज क्यों है और आप कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होना मतलब कभी कभी उन्हें गुस्सा आ जाता है, ऐसा वे क्यों करते हैं, मतलब इसके पीछे क्या कारण क्या है। तो इस पर धनराज जी ने उत्तर बताया कि इसका संबंध जो है मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से ही मेरे माँ ने क्या किया, मेरे लिए बहुत संघर्ष किया, हमारे पालन पोषण के लिए बहुत संघर्ष करा। हमें बचपन में बहुत तकलीफ में हमने दिन गुजारे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। लेकिन मैं मेरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखता हूँ, उनकी कद्र करता हूँ, और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया और कुछ गलती की तो मैं उनसे माफ़ी मांगने में शर्म महसूस कभी नहीं करता, और मुझे उकसाने में मज़ा आता है। और उकसाने में उन्हें क्या आता है, मज़ा आता है। और फिर इसके बाद विनीता ने क्या पूछा, देखिए, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। देखिए, अब धनराज जी इस पर उत्तर देते हैं। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्ध को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता में भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। अब देखिए, जब विनीता पूछती है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, तो तब धनराज जी उस पर उत्तर देते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा सिर्फ मेरे माँ से मिली। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में चला जाऊँ, लेकिन सोने से पहले मैं अपने माँ से ज़रूर बात करता हूँ। माँ के अलावा मेरी बड़ी भाभी जो भी है, वो भी मेरे लिए बहुत प्रेरणा की स्रोत रही है। फिर उसके बाद विनीता उनसे पूछती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। तब धनराज ने उत्तर दिया, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों मतलब नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कोल्हारो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिसमें कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। अब देखिए, जब पहली बार धनराज पिल्ले को राष्ट्रीय खेलों में जब बुलाया, तब उन्हें किस पर खेलना पड़ा, कृत्रिम घास पर खेलना पड़ा, जिसे क्या कहता है, एस्ट्रोटर्फ पर उन्हें खेलना पड़ा 1988 में। तो उन्हें कैसा लगा, ऐसा विनीता ने पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उस कृत्रिम घास पर खेलने के लिए मुझे किसने सिखाया, सौम्या और जो जोकिम कोल्हारो है, उन्होंने इन्हें बताया इस पर कैसा खेलना है, क्या करना है। तो तब धनराज पिल्ले को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस विज्ञान की तरक्की बहुत अनोखी है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कृत्रिम घास भी उगाई जा सकती है खेल के मैदान पर। अब फिर उसके बाद विनीता ने पूछा, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तब धनराज जी उत्तर देते हैं, मेरे पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत
नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिनों मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी, कमाई से खरीदी हुई कार है। अब देखिए, जब विनीता पूछती है कि आप हर इंसान का एक सपना होता है कि अपनी खुद की एक कार अपने पास हो, एक कार अपने पास हो, तो आप पहली कार आपके पास कैसे आई? तब धनराज जी ने उत्तर दिया कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी। एक सेकंड हैंड अरमाड़े थी। वो पहले भी क्या करते थे, पहले भी वो रेलगाड़ी मतलब ट्रेन से जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक फोटोग्राफर ने जो है बड़ी भीड़ में उनका फोटो निकाल कर अगली सुबह अखबार में छाप दिया कि हॉकी का सितारा सुप्रसिद्ध जो धनराज पिल्ले है वो अभी भी लोकल ट्रेन में क्या करता है, सफ़र करता है। तब उन्हें बहुत जो है मायूसी लगी उन्हें। और फिर अब उनके पास क्या है, एक फोर्ड आइकॉन जो है वो कार है जिसे उन्होंने सन 2000 में खरीदा था। और ये कौन से कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, कौन सा गिफ्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद के पैसे कमा कर उस कार को खरीदा है। अब फिर विनीता प्रश्न पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो, तो धनराज ने उत्तर दिया, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, इसमें मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। पर घर छोटा ज़रूर है, पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब देखिए, जब विनीता इनसे पूछती है धनराज पिल्ले जी से कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, मतलब आप बड़े बड़े क्षेत्र में गए, आपको क्या क्या सफलता मिली, उनका महत्व क्या है, तो इतना कुछ करने के बाद आपको क्या मिला? तो धनराज जी बोले कि मुझे कुछ रुपए है जो मिले, लेकिन मेरा सपना क्या था कि इस सफलता के बदले मैं अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करूं। मेरे जो बहन हैं उसकी शादी हो जाए, उनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। तो फिर उन्होंने कुछ पैसे कमाई की, तो उन्होंने 1994 में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। और फिर उनके लिए वो काफ़ी था। फिर 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक पवई में एक बड़ा फ्लैट दिया, और वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत नहीं थी। ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो इधर ही हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।
तो फिर लास्ट जो प्रश्न है वो विनीता जी उनसे पूछती है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है आपको? धनराज बोलते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास है। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह हमें जो है प्रतिष्ठा मिली। तो देखिए इसी प्रकार हमारा चैप्टर जो है यह पूरा हो गया। इससे हमें ऐसी सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में हमें अच्छे मतलब अच्छा जो है वो कठिन परिश्रम करके हमारा नाम कभी भी ऊंचा करना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।